तो शुरू करते हैं आज पहले आर्टिकल से। और ये जो आर्टिकल है वर्ल्ड फूड डे के उपलक्ष्य में है। आज वर्ल्ड फूड डे मना रहे हैं। तो फूड डे का मतलब ये नहीं है कि जस्ट आपकी थाली के अंदर 2 रोटी हो, सब्जी हो, बस इससे पूर्ति हो जाए, आपका पेट भर जाए। यहाँ जो बात की है वो बात की है न्यूट्रिशन की, कि आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिले उससे, ताकि आपकी हेल्थ भी सही रहे और आपकी लाइफ भी सही रहे। इन सारी चीज़ को लेकर तो इसका जो थीम है, द वर्ल्ड फूड डे दिस ईयर हैज़ अ थीम राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर। तो बेटर लाइफ और बेटर फ्यूचर कब होगी? जब आपको पूरे पोषण मिलेंगे। पोषण की डेफिशिएंसी के अंदर आज जहां देखो आप विटामिन डी की कमी मिलेगी। तो विटामिन डी वैसे तो खाने से भी पूरा होता है, लेकिन मेन सनलाइट है। सनलाइट आज हमें मिल ही नहीं रही है। हमने अपने आप को सनलाइट से दूर कर लिया है, सनस्क्रीन्स लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें लगा रहे हैं। तो वो जो जरिया था, जो सन के जरिए हमें विटामिन डी मिल रहा था, उसको तो हमने ब्लॉक कर दिया। न्यूट्रिशन में हमारे है नहीं। तो विटामिन डी की वजह से विटामिन सी भी एब्जॉर्ब नहीं होता, और विटामिन सी की वजह से आपका जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। इसी तरह से विटामिन B12 है। विटामिन डी साधारण है, यदि आप 20 मिनट दिन के अंदर उगते सूरज पे भी रोशनी ले लेते हैं तो भी सफिशिएंट है। आधे घंटे यदि आप वीकली लेते हो तो भी सफिशिएंट है। लेकिन हम उतना भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम बंद एनवायरनमेंट में, एसी उसमें पूरे दिन छाया में रहना, ये सब हम कर रहे हैं। ऐसे विटामिन B12 है। विटामिन B12 की एक बहुत बड़े MBBS डॉक्टर है और वो डाइटिशियन है, वो बता रहे थे कि बहुत ही सिंपल है विटामिन B12 को पूरा करना। आप मिक्स जो मिलेट्स है इसकी रोटी बनाएं रात को और सवेरे दही के साथ खाएं, विटामिन B12 की पूर्ति हो जाती है। और ये मैंने करके देखा, बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। विटामिन B12 की जहाँ भी कमी है, गेहूँ, चना और जौ, इन तीनों की मिक्स रोटी बना लें। रात की रोटी, थोड़ी मोटी रोटी, बासी रोटी, सवेरे दही के साथ खा लें, विटामिन B12 की पूर्ति हो जाती है। तो यहाँ जो चिंता है वो चिंता ये है, इस आर्टिकल के अंदर ये दिखा रहे हैं कि ये सारा कुछ होते हुए भी वेस्टेज इतनी हो रही है कि हमें प्रॉपर डाइट मिल ही नहीं रही है। फूड की वेस्टेज हो रही है। और इसके ऊपर भी मैं बताता हूँ आपको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैं कहाँ था। जब मैं नेवी के अंदर था तो हम कहीं विजिट गए थे, हमने कौन सा कंट्री, तो हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने खाने के बिल के अलावा एक बिल दे दिया हमें। तो मैंने कहा ये बिल किस चीज़ का है? यूँ बोला ये जो खाना आपने अपनी थाली में छोड़ा है इसलिए। तो ये सरप्राइज़ कि आपने यदि खाना, झूठा खाना थाली में छोड़ दिया तो उसका भी पैसा चार्ज करेंगे। आप ले ही उतना जितना आप खा सकते हैं। तो फूड वेस्टेज के प्रति वो इतने कंसर्न है। और हमारे यहाँ आप देखो शादियों के अंदर कितना फूड वेस्ट हो जाता है। वैसे भी घर के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा बनता है। पहले तो उन चीज़ों को कुत्ते को डाल देते थे, गाय को डाल देते थे। पर आजकल सोसाइटीज़ जहाँ रह रही हैं, सोसाइटीज़ के अंदर जो रह रहे हैं वहाँ ये भी संभव नहीं। वहाँ किसी के पालतू कुत्ते को आप डाल नहीं सकते, क्योंकि वो तो पता नहीं कैसे कैसे फूड खा रहा है। यदि आपने रोटी डाल दी तो आपकी लड़ाई हो जानी है उससे। स्ट्रीट डॉग वहाँ है नहीं, गाय वहाँ है नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप उसको वेस्टेज में ही डालेंगे, वो कूड़े में ही जाएगा वो खाना। तो हमें इस चीज़ के प्रति सजग होना है। तो ये जो आर्टिकल है इसमें 3-4 बातें कह रखी हैं। इसके अंदर एक तो बात कह रखी है ये द हेल्दी डाइट, कॉस्ट ऑफ अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्दी डाइट। यहाँ आप नीचे जाओगे तो फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट है ये, द कॉस्ट ऑफ अफोर्डेबिलिटी of healthy diet assumes significance. The cost of healthy diet has risen in recent year worldwide, peaking at an average of 3.96। और यहाँ ये क्या है, purchasing power parity dollars per person per day in 2022. This undoubtedly varies across world region in PP terms, with the same being at $4.20 इन एशिया। ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, ये टर्म, इसका मतलब होता है कि सारी कंडीशंस को यदि हम हटा दें तो जितने की कॉस्ट यहाँ होगी दुनिया के किसी भी कोने में उतनी ही कॉस्ट होनी चाहिए उस चीज़ की। जैसे हम डॉलर का डिफरेंस हटा देते हैं, जैसे $1 की कीमत इंडिया के अंदर 82 रुपये है, किसी और कंट्री में कुछ और होगी। हमारा रुपया नेपाल के अंदर ₹1.25 करीब चलता है, किसी देश में ₹1.40 में चलता है।
कहीं 82 रुपये में हमें $1 मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंसेस है, यदि इस डिफरेंसेस को हटा देते हैं और डिफरेंसेस सारी चीज़ें उसको हटा देते हैं, तो जो कॉस्ट इंडिया में पड़नी चाहिए वही यूके में पड़नी चाहिए, वही अफ्रीका में पड़नी चाहिए, ये उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि एशिया के अंदर वो 4.20 है और यहाँ कितना है, वो ये 2022 के अंदर ये था 3.96, तो थोड़ा सा हायर साइड पे है यहाँ, तो उसकी बात कर रहे हैं यहाँ। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में आप आ जाओ, स्टार्टिंग से देख लेते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ से थोड़ा सा। ये कह रहा है एंडिंग हंगर, फूड इनसिक्योरिटी एंड एनी फॉर्म ऑफ मेल न्यूट्रिशन is one of the sustainable development goal to set to be realized by 2030। 2030 तक हम क्या करेंगे, भूखा तो कोई सोएगा नहीं, लेकिन हमारी थाली में भी पूरा पोषण होगा, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर एक ये है, जो पूरा पोषक तत्व हमारे खाने में होंगे। सच गोल इज़ फॉर रिमूव फ्रॉम इट्स रियलाइजेशन given rising conflicts, climate vulnerability and extremes as well as economic slowdowns in region and remain vulnerable and food deficient. Food insecurity and malnutrition are manifested of the lack of access to the unaffordability of healthy diet. In fact, food sufficiency serves the prerequisite to address hunger. आपकी भूख तो मिट जाएगी, लेकिन पोषण कहाँ से आएगा? तो ये यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, बैलेंस फूड इनटेक की बात कर रहे हैं विद ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। ये और कमाल की बात इस आर्टिकल में एक और कह रखी है, यहाँ सेकंड इसके अंदर देखो, सेकंड पैराग्राफ के अंदर, एविडेंस सजेस्ट, ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, एविडेंस सजेस्ट दैट रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड टू कंज्यूम लेस ऑफ प्रोटीन रिच फूड अगेंस्ट प्रोसेस फूड। द पॉइंट to lack of availability, accessibility, awareness, acceptability being the other major cause of poor quality of diet। अभी किन की कह रहे हैं, ये एक बात और कह दी इन्होंने कि गरीब का तो चलो हमें समझ में आता है कि गरीब के पास तो पैसा नहीं है, बेचारे के पास तो वो तो कम से कम मिनिमम के अंदर जितना पेट भर जाए, सूखे चावल मिल जाए तो उससे काम कर लेगा, नमक के साथ चावल खा लेगा, हल्की सी दाल बना लेगा पानी वाली, उससे काम कर लेगा। लेकिन ये कह रहे हैं जो 5% जो रिचेस्ट है वो उनके अंदर भी इस चीज़ की कमी है। तो इसका मतलब क्या है कि वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस थिंग, कि हम जागरूक नहीं है इसके बारे में कि हमें क्या चाहिए। प्रोटीन की स्केर्सिटी हर जगह बनी हुई है एंड प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। आपका शरीर का जो विकास होता है वो केवल प्रोटीन से होता है, प्रोटीन से ही आपके सेल मल्टीप्लाई करते हैं, सारी चीज़ जो है वो प्रोटीन के आधार पर है। यदि प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो प्रोटीन बहुत एसेंशियल है। प्रोटीन आता किन चीज़ों से है, वो सारी चीज़ें, हाँ जी, हाँ, दालों से आएगा, वो पनीर से आएगा, इन सारे डेयरी प्रोडक्ट्स से आएगा, इन सारी चीज़ों से आएगा। लेकिन हम प्रोटीन को इंक्लूड ही नहीं करते। और प्रोटीन ऐसा नहीं है कि प्रोटीन इनटेक बहुत महंगा है। अब सर्दियों के अंदर गाजर है, बहुत सस्ती मिलेगी, आप गाजर खाइए, प्रोटीन की पूर्ति करेगा। आप मटर खाइए, कच्चे मटर प्रोटीन का सबसे अच्छा साधन है। लेकिन हम अवेयर हों तो उनके लिए मटर और गाजर खानी बड़ी बात थोड़ी है। बात यह है वी आर नॉट अवेयर अबाउट बैलेंस डाइट, और छोटी छोटी जो कमियां हैं वो बहुत बड़े हमें रोग दे देती है। मतलब आप सोचो अमीनो एसिड, हमें पता ही नहीं है अमीनो एसिड की कमी से क्या होता है। अब वो यूरिक एसिड बढ़ जाना, घट जाना, ये सारे इस चीज़ में होता है। और छोटा सा उसके लिए क्योर है कि केवल नींबू से आप उसको बढ़ा सकते हो, सिट्रिक फ्रूट से। अब आप फ्रूट भी नहीं खा सकते तो आप नींबू ले सकते हैं, एक नींबू दिन भर में ले लिया, वो आपका पूरा कर देगा। अदरवाइज़ आप थके हुए भी हैं, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा, आपकी बॉडी जकड़ी हुई है, आपकी बॉडी के अंदर एक कहते हैं ना तरोताजगी सी, वो नहीं है, तो ये इस चीज़ की डेफिशिएंसी है। और डेफिशिएंसी किस चीज़ से पूरी हो रही है, एक नींबू से पूरी हो रही है। लेकिन आपको पता ही नहीं है तो फिर आप थके हुए रहेंगे पूरे दिन। तो ये उस चीज़ के बारे में अवेयर कर रहे हैं पूरे। ये थालीनॉमिक्स एक टर्म इनने की है, तो वो क्या है, उसके अंदर यही है कि आपकी थाली में होना क्या चाहिए। केवल आपको पेट नहीं भरना, बट यू मस्ट बी कंसर्न अबाउट द होल डाइट। ये लास्ट पैराग्राफ इसका देखेंगे। वर्ल्ड फूड डे दिस ईयर हैज़ अ थीम, राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर।
तो छोटी छोटी चीज़, जैसे मैंने बताया कि एक नींबू की डेफिशिएंसी आपके पूरे शरीर को ख़राब कर सकती है, हल्के मिनरल्स की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज कर सकती है। और ये डेफिशिएंसी बहुत साधारण सी चीज़ों से पूरी की जा सकती है। जैसे लोहे की कढ़ाई में खाना खाने से आयरन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है, खाना बनाने से इतना भर। पालक खाने से आयरन की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। ये बहुत सारी महंगी चीज़ें नहीं है, इनके लिए आपको बहुत खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, बट सिर्फ आप यू मस्ट बी अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो इसके अंदर फिर ये आगे देखो, इसके अंदर विच हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ हंगर फ्री वर्ल्ड विद द यूनिवर्सल right to food. Although the right to food campaign in India has gained sufficient momentum to ensure food security for every citizen, on the ground reality reflects some failure. कौन से फेलियर से उनके बारे में बात कर रहे हैं? There is a situations and circumstances wherein individual may go hungry as they do not have the means to buy food, but mechanism to provide food by setting up food banks and evolve as the way to avoid food wastage may be an ideal alternative. Discouraging food wastage and organizing proper food collection and distribution may be a step to ensure that no one is left hungry. होटल्स के अंदर बहुत सारे उसके अंदर खाना बच जाता है। यदि आपके पास एक ऐसा कोई सिस्टम है कि वहाँ से बचा हुआ फूड कलेक्ट कर ले और जो भी भूखे हैं उन तक पहुँचा दे, तो वेस्टेज भी बच गई और उनका पेट भी भर गया। और होटल में हर तरह का खाना बनता है, अच्छा भी बनता है, बहुत अच्छा भी बनता है, हर तरह के वो। तो इस तरह की मैनेजमेंट की बात ये कर रहे हैं। अ नेशन दैट इज़ प्राउड ऑफ बीइंग सेल्फ सफिशिएंट इन इट्स फूड नीड टू क्वालिफाई एज बीइंग अ हंगर फ्री नेशन एज वेल। फूड सफिशिएंट रीजन्स in the world should ensure redistribution of humanitarian manner so that the food deficit one is not left out. और इस पे अफ्रीका के देशों के अंदर इसमें बहुत सारा दे रखा है। अफ्रीका के देशों के अंदर तो बहुत बुरी कंडीशन है, जितनी भुखमरी है, जितनी मेल न्यूट्रिशन है, उन सब का आधा केवल अफ्रीका के देशों में है। वर्ल्ड में जितना ही पाया जाता है उसका, एशिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अफ्रीका के अंदर और भी ज़्यादा है। तो उन सारी चीज़ों को हमें एड्रेस करना है। और एड्रेस ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत खर्चा करने की ज़रूरत है, इसके लिए वी रिक्वायर अ मैनेजमेंट। बस हमें अच्छा मैनेज करने की ज़रूरत है, तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके नीचे सेकेंड आर्टिकल आप देखो। हाँ, दोनों में फ़र्क ये है कि जैसे फूड्स हमने कह दिया ना, हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। मोदी गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगले आने वाले कई सालों तक भी हम सभी को उपलब्ध कराएंगे राशन, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। तो उसमें हम चावल उपलब्ध करा रहे हैं, गेहूं उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन चावल गेहूं से तो काम नहीं हो रहा ना। बात यह है कि हमने उनका पेट तो भर दिया, पर जो डेफिशिएंसी वो पूरी कहाँ से होगी। हेल्थ भी तो उतनी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर फूड के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स भी तो होने चाहिए। और अभी अगले आर्टिकल के अंदर हम इसको रेफर करेंगे कि उसके अंदर कहेंगे कि हमने प्रोडक्शन तो बढ़ा ली ग्रीन रिवॉल्यूशन के जरिए, फर्टिलाइजर डाल के, शायद इसी आर्टिकल के अंदर आएगा वो। तो अगले आर्टिकल के अंदर है, पहले उसी को रेफर कर लेते हैं। आपके क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए ये है, ये कह रहा है यील्ड कैन नॉट बी द सोल इंडिकेटर फॉर एग्रीकल्चर। ये उस चीज के डिफरेंस की बात कर रहे हैं ये। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्शन तो बढ़ा दी। यहाँ देखो, हाई यील्ड मैनी लॉसेस, क्या क्या लॉस हुआ है वो देखो। दिस डबलिंग डाउन on yield has lead a singular emphasis on enhancing the quality of output with little attention to the nutritional profile of the food being grown. हम क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड बना रहे हैं। हाइब्रिड में हमारा ध्यान किस ओर है, प्रोडक्शन बढ़ाने की ओर है, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। ये वहाँ ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। ये कह रहे हैं अ रिसेंट स्टडी by the Indian Council of Agriculture Research found that the chase for high yielding variety of rice and wheat has reduced micronutrient densities, with zinc level dropping by 33% in rice and 30% in wheat,
and iron dropping by 27% in rice and 90% in wheat. 1/3 कम हो गया। अब जिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी उसके लिए, ग्रोथ के लिए, लेकिन अब हमने हाई यील्डिंग बना दी ना कि पैदावार ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। उस प्रोडक्शन के लिए हमने क्या कर दिए, ऐसे हाइब्रिड बना दिए, बीज मिक्स करके दोनों को। हाइब्रिड का मतलब होता है कि 2 वैरायटी जो प्योर वैरायटीज़ है उनको मिक्स करके हम तीसरी वैरायटी बना देते हैं, दैट इज़ हाइब्रिड। तो हमने जो हाइब्रिड वैरायटी बनाई है उसने क्या कर दिया, उसकी प्रोडक्शन तो बढ़ गई। जहाँ हमें 40 मन मिलता था अब हमें 60-70 मन मिलेगा। जहाँ हमें एक खेत से जितना भी मिलता था अब उससे 1.5 गुना मिलेगा। लेकिन उस 1.5 गुना मिलने का फ़ायदा क्या हुआ, पेट तो हमें उतने में ही भरना है, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई। अब ये कह रहे हैं ना 33% यदि उसमें जिंक कम हो गया राइस के अंदर और 30% वो कम हो गया, तो हम 30% एक्स्ट्रा थोड़ी खा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए, वो तो हम खा ही नहीं सकते। ऐसा थोड़ी कि पहले मैं 1 किलो में मेरा पेट भर जाता था तो मैं 1 किलो 300 ग्राम खाऊंगा उतना वो करने के लिए, ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये आम आदमी को पता भी नहीं है, ये तो रिसर्च में पता लगा है। आम आदमी सोच रहा है चावल खा रहा है, ठीक है। और आगे देखो आयरन की डेफिशिएंसी हो गई, और आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है, एनीमिया डिजीज हो रही है। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, खून की कमी की वजह से बहुत सारा दिक्कतें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें। तो प्लांट ब्रीडर डेवलपिंग न्यू वैरायटी ऑफ ग्रेन्स आर नॉट इवन मैंडेट टू पब्लिश द न्यूट्रिशन प्रोफाइल ऑफ द वैरायटी। और हम प्रोडक्शन के लिए किसानों को हमने बता दिया, प्रोडक्शन के लिए किसान बो रहा है, लेकिन ये चीज़ कोई नहीं बता रहा उस किसान को कि भाई इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी कम हो चुकी है, 1/3 कम हो चुकी है। क्योंकि किसान को प्रोडक्शन से मतलब है, उसको पैसों से मतलब है, या उसको बताया नहीं जा रहा, वो सोचे तो इसमें डिफरेंस हो पाएगा तभी तो उसकी कीमत बढ़ पाएगी ये। और इसके नीचे एक और अलार्मिंग बात कह दी उन्होंने, तो अब ये कह रहे हैं दिस लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडियन फूड लीड टू द माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट। अ थर्ड ऑफ इंडियन चिल्ड्रन अंडर 5 इज स्टन्ड एंड 2/3 आर एनीमिक। ये किसकी वजह से, जिंक की वजह से और इसकी वजह से। हर तीसरा चौथा बच्चा उसमें खून की कमी है। तो आप कैसे हेल्दी बच्चों की बात कर सकते हो, हेल्दी इंडिया की बात कर सकते हो। बच्चे स्पोर्ट्स में भी एनीमिक होंगे तो स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और काम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, थके थके रहेंगे, लथार्जिक रहेंगे। फिर हम कहते हैं फिर हम बच्चों की पिटाई करेंगे, पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। रीज़न इज समथिंग एल्स, वो कारण कुछ और है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने खुद बताया था, खुद मुझे ना बड़ा स्टिफनेस थी बॉडी के अंदर, और मैंने आज तक कभी वो चेकअप नहीं कराया था। लेकिन किसी मित्र ने ज़बरदस्ती कह के, वो डॉक्टर था, उसने कहा चेकअप तो एक बार करा लेना चाहिए, 50+ हो गए हो आप। तो मैंने कराया तो उसमें यूरिक एसिड जो था वो पता नहीं, आई डोंट नो वेदर इट वाज लेस और एट द हायर साइड, लेकिन वो उसने सिंपल इलाज बताया उसका कि आप शहद और नींबू लेना शुरू कर दें सवेरे गुनगुने पानी में, और उसी से मैं सही हो गया। अब इतनी छोटी सी चीज़, और पूरे दिन मैं उस स्टिफनेस को झेल रहा था, और अब मैं बड़ा रिलैक्स हूँ, मतलब पूरे दिन सही रहता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ये सारी, अब उस किसान को जो ये ग्रो कर रहा है उसको कोई बता थोड़ी रहा है, उसको तो ये बता दिया भाई इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन वो घातक किसके लिए, वो सबके लिए घातक है। किसान को यदि पता लग जाए कि ये है, किसी को भी नहीं पता है, तो अब रिसर्च के अंदर बात पता लग रही है। तो इन चीज़ों पर भी सरकार को अवेयरनेस फैलानी चाहिए, क्योंकि इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ हेल्थ ऑफ द नेशन ये। और इसी के अंदर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो यहाँ देखो, ये बहुत ही अलार्मिंग है। ये कह रहे हैं हम जो खाद डाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, अंधाधुंध फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पैदावार बढ़ जाएगी, एक समय में बढ़ी थी, लेकिन अब क्या है, वो फर्टिलाइज़र का कोई यूज़ ही नहीं हो रहा। ये कह रहा है विद क्रॉप्स रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइज़र डिक्लाइनिंग बाय मोर देन 80% सिंस 1970, फार्मर्स आर पुटिंग मोर फर्टिलाइजर टू गेट द सेम यील्ड। 80% तक उसकी रिस्पॉन्स घट गया है फर्टिलाइज़र का। आप सोचो, यदि हम 1 एकड़ के अंदर 1 किलो फर्टिलाइज़र डालते थे उस समय, तो आज यदि 1 किलो डालते हैं तो उसका रिस्पॉन्स कितना मिल रहा है, केवल 20% मिल रहा है। तो ये भी अलार्मिंग साइन है। क्यों? क्योंकि हमने उसको भर दिया,
रोज रोज वो करके डाल डाल के फर्टिलाइज़र, डाल डाल के फर्टिलाइज़र, इम्यूनिटी हो जाती है ना। जैसे जो बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं, ये आपने सुना होगा, जो लोग बहुत दवाइयाँ लेते हैं अननेसेसरी, तो दवाइयाँ रिस्पॉन्स करनी बंद कर देती है। जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनको स्टरलाइजेशन नहीं होता। जो नशा वशा बहुत ज़्यादा करते हैं तो उनको जब बेहोश करते हैं कोई ऑपरेशन सर्जरी वगैरह करने के लिए, तो बेहोश ही नहीं होते वो, क्योंकि उनकी शरीर की जो इम्यूनिटी है वो इस तरह से डेवलप हो जाती है। तो दवाइयाँ काम नहीं कर रही, तो यहाँ फर्टिलाइज़र काम नहीं कर रहा। तो फर्टिलाइज़र काम नहीं कर रहा तो इसका नुकसान क्या है? इसके दो नुकसान है। एक नुकसान तो ये है कि हम सॉइल पॉल्यूट कर रहे हैं, उसकी वजह से सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। दूसरा क्या है, हमारा पैसा भी खर्च हो रहा है और हमें वो पैदावार भी नहीं मिल रही। तो 3 फ्रंट के ऊपर इसके नुकसान है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ आप आगे देखो, इसी में सेकंड कॉलम में ये देखो, यहाँ पर अ स्टडी फ्रॉम आंध्र प्रदेश हाईलाइट्स द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इंटरक्रॉपिंग शुगर केन विद चिल्ली, एग प्लांट, टमेटो एंड कॉरिएंडर, providing year-round stable farm income while enhancing profitability। पहले क्या था, क्रॉप रोटेशन की भी बात होती थी। हम जब छोटे थे तो हमारे जो दादा थे वो हर 3-4 साल के अंदर एक खेत को खाली छुड़वा देते थे ताकि उसकी फर्टिलिटी को रीगेन कर ले वो। और क्रॉप मिक्सिंग भी होती थी, इस क्रॉप के साथ इस चीज़ को मिक्स कर देंगे तो क्रॉप की ये चीज़ पूरी हो जाएगी। कहीं किसी से नाइट्रोजन पूरी हो रही थी, किसी से और इंग्रेडिएंट पूरे हो रहे थे, तो वो क्रॉप रोटेशन की बात करते थे कि इस 3 साल ये फसल की है तो इसके बाद ये फसल करेंगे ताकि उसकी पूरी हो जाए। तो इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ उन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। और नीचे देखो आप, और अलार्मिंग सिग्नल है एक और बात बता रहे हैं वो, कि जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी जो है, उसका रीज़न बता रहे हैं कि हम बहुत सारी वेराइटीज़ को खो चुके हैं। Moreover, a singular focus on yield maximization structurally promotes only a few high yield variety of seeds everywhere, leading to the biodiversity loss. For instance, India has lost about 1,04,000 variety of rice since Green Revolution। पिछले 60-70 सालों में हमने 1,04,000 वैरायटी चावल की खो दी है। हमारा फोकस किस पे है? हाइब्रिड के ऊपर, जिससे ज़्यादा पैदावार हो। उनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा थी। एक चावल जो साउथ में हो रहा था, एक चावल जो हरियाणा में हो रहा है, पहले क्या होता था, उन चावल को वहीं बोते थे। और अब हाइब्रिड चावल है, यहाँ का चावल वहाँ बोया जा रहा है, वहाँ का चावल कहीं और बोया जा रहा है। वहाँ के एनवायरनमेंट को हम नहीं देख रहे कि उससे नुकसान कितना हो रहा है। और हमने जो ओरिजिनल थी ब्रीड, उन सबको हमने ख़त्म कर दिया। ये और अलार्मिंग है। और इसके बाद में द चेज फॉर हाई यील्डिंग क्रॉप्स has also led to the decline of resilient and nutrition one. For instance, the area shown under the chorus cereals under the millet has dropped by 10 million hectare since 1950, whereas the share of rice and wheat has gone by 13 million hectares and 21 million hectares respectively। ये बढ़ गया, दालों का वो कम हो गया। This diversity loss in production reducing the diversity of थाली of an Indian average Indian। इसी वजह से क्या है, सीरियल बढ़ गए, दालों की कीमत बढ़ गई। ठीक है। दूसरी मेन बात क्या है, हम कहते हैं ना एमएसपी दे दो, एमएसपी दे दो, ये कह रहे हैं। इस एमएसपी का नुकसान यही है। एमएसपी का नुकसान क्या है, अंधाधुंध सिर्फ 2 ही चीज़ बोए जा रहा है किसान, और उसको जो लॉस हो रहा है वो कहाँ से कवर हो रहा है? एमएसपी से कवर हो रहा है। सरकार उसको पैसा दे रही है तो वहाँ से कवर हो रहा है। इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं रहा हो। ये एमएसपी भी एक तरह से यहाँ पर गलत साबित हो रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इसको एज ए बिजनेस नहीं ले रहे। खेती को अन्नदाता करके, बकवासबाजी करके, ये सारी चीज़ें करके हम रियलिटी से दूर होते जा रहे हैं। ये तो अन्नदाता हैं, सबके लिए वो उगाते हैं, ये करते हैं। जब तक साइंटिफिक रिसर्च नहीं होगी, जब तक इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक इन एंड प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं सोचेंगे, हाई यील्डिंग जो ये है, इसके रिजल्ट्स क्या हो रहे हैं, इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू घटती जा रही है, फर्टिलाइज़र के इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम नहीं सोचेंगे तो वो एमएसपी के सहारे तो हम सब कुछ ख़राब कर देंगे। इसीलिए जो 3 कानून आए थे, उन 3 कानूनों में इसको एज ए बिज़नेस किया गया था
कि लोग बाग रिसर्च भी करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां उनमें इन्वेस्ट भी करेंगी और वो अपने हिसाब से और खेती भी कराएंगी। और वो प्रोटेक्टिव कैप भी दे रही थी आपको कि आपके खेत का पैदावार कितनी भी हो आपको इतना मिल जाएगा, वो प्रोटेक्टिव कवर भी दे रही थी। लेकिन हमने क्या है, मिसगाइड करके उस चीज़ से दूर हो गए। वो जो एक चीज़ होनी चाहिए, इजराइल है, छोटा सा इजराइल है, बंजर भूमि के अंदर भी उसने खेती कर दी। सिंगापुर है, सिंगापुर के अंदर आप जाके देखोगे हर एक बिल्डिंग की छत पे खेती हो रही है, छोटा सा सिंगापुर है। और क्या करते हैं, जैसे एक पाइप है, ये पूरा पाइप है, इस पाइप को आधा काट देंगे और आधा काट के इस पाइप को जिगजैग मैनर के अंदर यूं, यहाँ इस तरह से यूं जिगजैग मैनर के अंदर पूरी छत के ऊपर डाल देंगे यूं, तो इसका एरिया बढ़ा दिया ना, और इसके अंदर प्लांटेशन हो रहा है, सब्जी ग्रो हो रही है, कोई भी वो, क्योंकि प्रॉपर वो भी मिल रही है, हर जगह की यूटिलाइजेशन कर रखी है उन्होंने। लेकिन हम यहाँ सोचते ही नहीं उन बारे में। क्यों? क्योंकि हमने, हमारा जो लॉस है वो एमएसपी से कवर हो जाना है, सरकार के ऊपर एक अन्य बोझ बढ़ा हुआ है। जब प्राइवेट वो आ रहे थे, गवर्नमेंट इस सेक्टर को प्रमोट करना चाह रही थी, इनकम को डबल करना चाह रही थी, तो कोई जादू मंत्र से थोड़ी होता है इनकम डबल। इनकम डबल होती कि आपको क्या उगाना चाहिए। अब जैसे मशरूम्स है, बड़े कॉस्टली हैं वो सिर्फ रईस लोग ही सोच सकते हैं, मशरूम्स की, पनीर की, इन सारी चीज़ों की। लेकिन यदि वो होता तो मशरूम्स को ग्रो हर जगह किया जाता, छोटे छोटे उसमें किया जाता, उसकी कीमत भी कम होती, न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ती थाली की। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं वो। तो ये यहाँ कह रहे हैं कि ये जो हुआ है उसका नुकसान हमें हो रहा है, तो हमें कैसे करना चाहिए, इसको कलेक्टिव एफर्ट्स डालने चाहिए। और कलेक्टिव एफर्ट्स में इसी में आगे बताएंगे ये लुकिंग एट बेटर इंडिकेटर्स। ये देखो आप, फ्यू प्रिंसिपल्स कैन हेल्प अस शेप बेटर इंडिकेटर्स फॉर इंडिया एग्रीकल्चर सिस्टम। फर्स्ट, our food system impact our health, this critical nature. Thus agriculture indicator should not be determined only by the Ministry of Agriculture. ये कह रहे हैं, बहुत ही गहरी बात कह रहे हैं कि केवल मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं कर सकती, इसके अंदर कौन कौन करेगा, इट्स एसोसिएटेड ICAR इंस्टीट्यूशंस, बट कलेक्टिवली बाय द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ, एग्रीकल्चर, वाटर एंड एनवायरमेंट। इन सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट चेंज जो हो रहा है उसको भी हमें एड्रेस करना है, पानी की कमी है उसको कैसे पूरा किया जा सकता है उसको भी हमें एड्रेस करना है, पानी हार्ड वाटर है उसको कैसे नॉर्मल वाटर बनाया जा सकता है उस पर भी हमें काम करना है, और हेल्थ के ऊपर भी काम करना है कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है। हमने प्रोडक्शन तो बढ़ा दी लेकिन 30% मिनरल्स कम हो गए उसके अंदर, तो फिर फ़ायदा क्या है, तो फिर तो खाली पेट ही भरा जा रहा है। तो उस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इनने 3-4 इंडिकेटर्स की बात करी है। ये कह रहे हैं सेकंड, द इंडिकेटर शुड डायरेक्टली एड्रेस द आउटकम। इफ द न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज द गोल, द इंडिकेटर कुड बी न्यूट्रिशनल आउटपुट पर हेक्टेयर। ये कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन, हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, यील्ड तो मिल रही है हमें, पैदावार तो ज़्यादा मिल रही है, लेकिन उस पैदावार से पर हेक्टेयर हमें न्यूट्रिशन कितना मिल रहा है, दिस मस्ट बी द क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया होना चाहिए, इसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया ये है इनका। फिर आगे कह रहे हैं ये तीसरा, थर्ड, metrics such as soil, biological activities, water use efficiency and farm biodiversity must be mainstreamed. For example, the inclusion of soil organic carbon in soil health card is a good step. और इसके अंदर दूसरा क्या है, छोटी छोटी डेफिशिएंसीज, जैसे हम शरीर की, हमारे शरीर की बात है, ऐसे ही ज़मीन के अंदर भी छोटी छोटी डेफिशिएंसीज ऐसी हो जाती है जो पैदावार को बहुत कम कर देती है। उनको सॉइल हेल्थ कार्ड का मतलब क्या है कि सॉइल को वो टेस्ट करते हैं, उसके अंदर किन किन चीज़ों की कमी है उसकी पूर्ति करते हैं। जैसे कहीं जिप्सम की कमी है, कहीं नाइट्रोजन की कमी है, तो वो डाल के सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा पूरी तरह से हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। सेकंड, इसके लिए ये सागू बागू पायलट प्रोजेक्ट है तेलंगाना में, और ये बता रहे हैं, तो उसमें वाटर यूज़ एफिशिएंसी इम्प्रूविंग कैसे, जैसे ड्रिप इरिगेशन हमने शुरू किया। ड्रिप इरिगेशन में तो डॉट डॉट करके पानी जाता था, हमने एक और किया कि जूट की रस्सी बना दी और वो रस्सी कर दी बस, अब रस्सी की जो नमी है वही पानी दे रही है, ड्रॉप ड्रॉप भी नहीं हो रहा, वो रस्सी बस भीगी हुई है
और उसके जरिए जा रहा है। ये और भी वाटर सेविंग काम हो गया। यदि हम उस हार्ड वाटर को बदलते हैं तो बदलने में जो कॉस्ट आ रही है, यदि हम इरिगेशन के मेथड्स को भी अच्छा करेंगे तो वहाँ भी हमारी कॉस्ट बचेगी। तो ये, और फोर्थ की जो बात कर रहे हैं ये यहाँ देखो, फोर्थ, वी कैन मेजर नॉट ओनली क्रॉप डाइवर्सिटी at the farm level but also capture a landscape diversity score, assessing the region diversity of crop, the degree of income diversification, tracking economic resilience through multiple income streams like intercropping and livestock. पहले इनके साथ साथ हम छोटा छोटा वो बो देते थे, बरसम बोते थे, हरा चारा भैंसों के लिए बोते थे, उससे दूध की प्रोडक्शन भी बढ़ती थी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को, उन सारी चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना है। तो ये कह रहे हैं द सिंगल इंडिकेटर कैन नॉट डू जस्टिस टू द मल्टीपल आउटकम दैट इज एग्रीकल्चर सिस्टम सपोज टू सर्व। चेजिंग यील्ड हैज पुल्ड इंडिया अवे फ्रॉम द डेवेस्टेटिंग फेमाइन। तो ये जो है भुखमरी, पेट तो भरा हुआ है लेकिन है हम भूखे जैसे ही, न्यूट्रिशन वैल्यू जो उसकी नहीं मिल रही है। तो इट इज़ द टाइम to champion a new paradigm where agriculture success is measured by the ability to nourish people, sustain livelihood and protect our planet for future generation. तो इसका आउटकम क्या है इन दोनों आर्टिकल्स का, कि हमें केवल पैदावार नहीं बढ़ानी हाइब्रिड के जरिए, उस पैदावार के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू भी होनी चाहिए। हाइब्रिड प्लांट तो हमने ले लिए लेकिन उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू घट गई 1/3, 30% जैसे हमने उदाहरण दिया, जिंक घट गया उसके अंदर आयरन घट गया, तो फ़ायदा क्या है। तो उन सारी चीज़ों को, हेल्थ ऑफ लाइव स्टॉक, उनकी हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, यहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी हेल्थ को भी ध्यान में रखना है, हेल्थ ऑफ सॉइल ऑल्सो उसको भी ध्यान में रखना है, तीनों को, डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखना है, ओरिजिनल जो ब्रीड्स हैं उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है, एनवायरमेंटल चेंज है उसके अकॉर्डिंग भी हमें चलना है, और उसके बाद जो मेन जो इसके अंदर है कि न्यूट्रिशन वैल्यू वो भी प्राप्त होनी चाहिए। ये तो हमें एक रिवॉल्यूशन की अब ज़रूरत है जो इन सारी चीज़ों को एड्रेस करे। पैदावार तो हमने बहुत कर ली, हमारे पास सफिशिएंट अनाज है, लेकिन क्या वो सफिशिएंट अनाज हमें सफिशिएंट न्यूट्रिशन दे रहा है? क्या हमारी थाली में पोषण है? जब ये एक तरफ इतनी बड़ी बात कह रहे हैं कि 5% जो लोग जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, जो सबसे रईस लोग हैं, वो उनके अंदर यदि प्रोटीन की कमी पाई जाती है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, तो फिर गरीब का तो फिर कहना ही क्या है। गरीब तो वो तो अवेयर क्या, उसके पास तो पैसा भी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। तो एक तीसरा आर्टिकल इसके अंदर और ले लेते हैं। सारी बातें लगभग एड्रेस हो चुकी है, इसका मैं लास्ट पैराग्राफ ले रहा हूँ। ये इन दो को पढ़ेंगे बस। तो पहला ये कह रहे हैं द की पिलर ऑफ इंडिया फूड सिक्योरिटी इज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर जो आया था, उसमें था कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ठीक है, और हमने क्या कर दिया था कि हर एक को खाना उपलब्ध कराना, इट इज़ द सोल ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, विच प्रोवाइड्स फूड एंटाइटलमेंट ओवर 800 मिलियन सिटीजन्स। Prime Minister Narendra Modi recently approved the distribution of fortified rice from July 24 to December 28। ये fortified rice कौन सा है? जिसके अंदर ingredients पूरे हैं, वो reflecting India's commitment to improve nutrition and food security। अब जोर किस पे दिया जा रहा है? उन ब्रीड्स पे नहीं दिया जा रहा जिनके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू कम है। जैसे हमने अभी पिछले आर्टिकल में देखा था ना, कुछ जो हाइब्रिड है उनकी पैदावार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें 30% जिंक कम है, कितने % उसके अंदर आयरन कम है, तो फ़ायदा क्या है फिर उसको खिलाने का। तो उन चीज़ों पे तो फोर्टिफाइड राइस कौन सा है? जिसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे पूरे हैं। एक इसकी बात कर रहा है ये, और इसी में यहाँ देखो नेक्स्ट पैराग्राफ है सबसे नीचे, while climate change continue to pose risk to agriculture including erratic weather patterns, addressing the risk through sustainable agriculture practices such as water conservation and soil health restoration can help to build
resilience in farming community. The Rome-based agency and the government of India also promote natural resources. दोनों चीज़ें जो हमने सारी चीज़ें वहाँ एड्रेस की है कि ज़मीन की हेल्थ की भी, फर्टिलाइजेशन रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनिक कैसे हम कर सकते हैं, उसकी वो ग्रोथ कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर। और लास्ट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, द वर्ल्ड फूड डे we are reminded that ensuring food access is not just about increasing production but also building equitable, resilient and sustainable agri-food system that work for everyone. In partnership with the FAO, IFAD and WFP and the Government of India underscore our collective responsibility to achieve food security. इसके लिए we must continue to support both farmer and non-agriculture families, strengthen livelihoods and reduce food inequalities, ensuring that no one is left behind in our collective responsibility to achieve the foundation of a healthier, more prosperous and peaceful society where everyone can contribute to the benefit of a better life and better future. और बेटर लाइफ और बेटर फ्यूचर के लिए ये सारी चीज़ें दे रखी है हमें क्या क्या करना है। तो तीनों आर्टिकल को जब कलेक्टिव पढ़ोगे तो ये तो यहीं पे क्वेश्चन लिख लो, हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट टू अ बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर थ्रू फूड प्रोडक्शन। ठीक है, ये जो है ना नेशनल फूड सिक्योरिटी, इसका भी आप रेफरेंस दे सकते हो। तो कैसे हम करेंगे, तो इसके अंदर इन लाइट ऑफ ये एग्रीकल्चर के उसमें देना है कि सारी चीज़ें डिस्कस करनी है हमें, हेल्थ का भी करना है, वाटर कंजर्वेशन का भी करना है, वो सारी चीज़ें जो हमने यहाँ डिस्कस की है। ठीक है, तो बेटर लाइफ एंड बेटर फ्यूचर इन लाइट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये ठीक। इसके अलावा एक आर्टिकल और है इसके अंदर, अगले पेज के अंदर हम देखेंगे। द नोबल फॉर एक्सप्लेनिंग वाई नेशंस फेल। ये आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है, लेकिन ये जो नोबल प्राइज़ मिला है अभी, अकॉर्डिंग टू 3 नोबल प्राइज विनर्स, वाई आर सम कंट्री रिच एंड सम अदर पुअर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एंड एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस, वाई डू कॉलोनियल पावर सेट अप extractive system in some colonies and inclusive one in others। इन सबको लेते हुए तो ये कि एक जो कंट्री है वो रिच क्यों है, दूसरा कंट्री पुअर क्यों है, एक सक्सेसफुल क्यों है, एक फेलियर को क्यों अचीव कर रहा है, एक की ग्रोथ रेट इतनी हाई है, दूसरे की ग्रोथ रेट कुछ भी नहीं है, नेगेटिव में है। उन सारे रीजन्स के ऊपर फोकस कर रखा है। तो ये इतने आर्टिकल से कुछ नहीं होगा, पर इसको समझना होगा। इसको आप देख के एक बार पढ़ लेना, उसके बाद आपकी हिस्ट्री में भी आएगा, ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। ठीक है।